हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आज की इस वीडियो में हम डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रीज के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस एमसीक्यू वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड किया हुआ है, उस दोनों वीडियोस को जरूर देख लीजिए, बिकॉज इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपका ये जो एमसीक्यू पोर्शन है बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी रिलाइज ऑन। तो जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी है वो किस चीज पे रिलाई करती है? ऑप्शन नंबर ए एक्सपोर्ट प्रमोशन, बी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर है बी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी है क्या? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का मतलब सिर्फ इंडिया का ही डेवलपमेंट देखना है, हमने अभी किसी से भी कोई भी ज्यादा ट्रेड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री के डेवलपमेंट पे फोकस करना है। तो इसके लिए भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को फॉलो किया गया था। सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो सपोज हमारी कंट्री में कोई चीज नहीं प्रोड्यूस होती और हमें वो चीज फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ रही है, तो हम फॉरेन कंट्री से अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, उसको अपनी ही कंट्री में डेवलप करेंगे। टेक एन एग्जांपल, मान लो मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन मान लो सपोज इंडिया जो था वो चाइना से मंगा रहा था। अब चाइना पे रिलाई नहीं करना, हमने मोबाइल फोन कहाँ पे बनाने हैं? इंडिया में ही बनाने हैं। जैसे बने, जैसे मर्जी बने, इनसे कम टेक्नोलॉजी वाले बने, जो मर्जी बने, हमने इंडिया में इसको डेवलप करना है। इस स्ट्रेटेजी को क्या कहेंगे हम? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। एक्सपोर्ट प्रमोशन इज अ स्ट्रेटेजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपनी कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स है, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स है, उनको इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। मान लो सपोज इंडिया से मैंगो बिकने गए यूएस में, तो यूएस से बदले में क्या आएगा? इंडिया के पास डॉलर्स आएंगे। तो एक फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। सेकंड देखते हैं, टिल 1990 इंडिया वाज रिलाइंग ऑन आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी एज द स्ट्रेटेजी ऑफ ट्रेड। और दिस इज रॉन्ग। आउटवर्ड लुकिंग नहीं था वो, कौन सा था? इनवर्ड लुकिंग था। इनवर्ड लुकिंग में हमने कौन सी स्ट्रेटेजी थी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी हम फॉलो कर रहे थे। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अगर हम देखें विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Read the statements carefully. On the eve of independence, direct participation of the state in industrial development in the country was not necessitated. तो ये गलत है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड ऐसा है जिसने सारा का सारा जो स्टेटमेंट है वो गलत कर दिया। अगर मान लो आपसे ये वर्ड मिस हो जाता, अगर इन केस एग्जाम में आ जाता, तो छोटे छोटे वर्ड्स कई बार हमारी जो स्टेटमेंट्स है उनको सही या गलत बना देते हैं। तो ये नॉट वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया यहाँ पे। आपको सिंपल सी बात पता है कि उस टाइम पे इंडिया के लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, तो स्टेट का पार्टिसिपेशन जरूरी था। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नाउ कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी आल्सो इंक्लूड्स इंडस्ट्री और डिफेंस प्रोडक्शन। ये बिल्कुल सही है। तो कमांडिंग हाइट में 3 इंडस्ट्रीज थी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और डिफेंस। डिफेंस भी इसका पार्ट है। तो स्टेटमेंट 2 तो सही है, स्टेटमेंट 1 क्या है? गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। Assertion है small scale industries are industries in which the investment limit is up to 50 crore। बिल्कुल गलत है, बहुत ज्यादा होगी, ये गलत है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर assertion ही गलत होगी तो रीजन तो हमारा बिल्कुल ठीक होगा। तो cottage industries are usually very small and are established in cottages or dwelling places। ये बात बिल्कुल सही है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जगह में ये जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप की जाती है। तो हमारा assertion false है और रीजन क्या है? ट्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So fill in the blanks. The small scale industries are more intensive and therefore generate more dash intensive। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ऑब्वियस ही बात है ज्यादा क्या होगी? देखो कैपिटल तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस ही बात है बी और डी तो गए। लेबर है, लेबर इंटेंसिव होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड देयरफॉर जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आ जाएगा आपका लेबर और यहाँ पे आपका आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट। तो सीबीएसई बोर्ड ने इस बार जो सैंपल पेपर दिया, इस तरह के 2 ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी आपको मिले हैं, तो प्लीज इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्वे कमेटी वाज सेट अप इन विच ईयर? सो इट वाज सेट अप इन 1955। तो ये बेसिकली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज था उसको प्रमोट करने के लिए थी कार्वे कमेटी। नेक्स्ट वन देखते हैं। Question number 7 is public sector units are the temples of modern India. This statement was given by which of the following political leader? तो public sector units को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है।
तो इनको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा गया था। तो ये किस पॉलिटिकल लीडर ने कहा था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, मतलब सरकारी कंपनीज है जो, वो क्या है, वो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है। तो आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर से असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। So assertion is Indian industrial sector was marked with inefficiencies during the period of 1950 to 1990। बिल्कुल सही बात है, बहुत तरह की इनएफिशिएंसीज थी, तभी तो लॉस मेकिंग थे, तभी तो लॉसेस हो रहे थे। इनएफिशिएंसीज क्या थी? करप्शन था, बहुत ज्यादा करप्शन था, मैसिव स्केल पे लीकेजेस थे, पिल्फरेशंस थी, बहुत ज्यादा सारी जो इनएफिशिएंसीज थे उससे हमारा जो पब्लिक सेक्टर था वो घिरा हुआ था। अब इसका रीजन देखते हैं। इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव रेगुलेशन ड्यूरिंग 1950 टू 1990। बिल्कुल सही बात है, जितनी ज्यादा रेगुलेशन होगी उतनी ज्यादा इनएफिशिएंसीज आएंगी। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, बिकॉज असर्शन में इनएफिशिएंसीज के बारे में बताया गया, और इनएफिशिएंसीज ऑब्वियस बात है किसकी वजह से थी? वो एक्सेसिव रेगुलेशन की वजह से थी। इतना ज्यादा पॉलिटिकल रेगुलेशंस था, इतने ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर थे, जिसकी वजह से जो हमारी यूनिट्स है वो एफिशिएंट नहीं थी। सो आंसर इज बोथ assertion and reason are correct and R is the correct explanation of A. So next question is, read the statements carefully. Statement number 1 is growth of industry absorb the surplus labor force of agriculture। ये बात बिल्कुल सही है। ऑब्वियस ही बात है, जब इंडस्ट्री डेवलप होगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं जिनकी वजह से कोई प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो रहा, जैसे जिनको कहेंगे हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयड, तो वो लोग क्या होंगे? इंडस्ट्रीज इनको ले जाएगी, इंडस्ट्री जो सरप्लस लेबर फोर्स होगी उनको अपने पास ले जाएगी, जो एग्रीकल्चर में फालतू लगे हुए लोग जिनका कोई काम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2, इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इकोनॉमी। ये भी बात बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर से ऑब्वियस ही बात है लोग इंडस्ट्री में शिफ्ट करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल शिफ्ट। सो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट सही है? दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now basic idea of industrial licensing policy was, क्या था बेसिक आइडिया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी का? क्यों लाइसेंसिंग पॉलिसी प्रमोट की जा रही थी? Was it to ensure environment friendly investment? Option B, promote private investment in the economy. Option C, encourage industry in the backward region of the country. And option D, none of these। तो इसका आंसर क्या है? To encourage industry in the backward regions of the country। तो जितनी ज्यादा बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री लगाई जाएगी उतनी जल्दी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस मिलेगा, इसका ये वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now which of the following industry will be classified under sunrise industry prior to 1991? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री थी जिनको सनराइज इंडस्ट्री के अंडर लाया गया था? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? नहीं जी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री? बिल्कुल सही बात है। सीमेंट इंडस्ट्री? नहीं। ऑब्वियस ही बात है, अगर दोनों कैंसिल हो गए तो ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए यू कांट इवन इमेजिन की 200-300% टैरिफ भी लगा देते, टैक्स लगा देते फॉरेन कंट्रीज के ऊपर कि वो अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में ना बेचे। इतने ज्यादा इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा था। नेक्स्ट वन देखते हैं। इन हाउ मेनी कैटेगरीज इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956? तो कितनी कैटेगरीज में 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था उसमें इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया था? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 3 कैटेगरीज। तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में कौन सी थी? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। कौन सी पब्लिक सेक्टर यूनिट? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट। कैटेगरी बी में थी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिट्स और साथ साथ प्राइवेट यूनिट्स। तो इस कैटेगरी में लाइसेंस लेने की कंपलसरी रिक्वायरमेंट थी, और इस वाले में प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी जो कि ना तो ए कैटेगरी में आ रही थी तो ना ही बी कैटेगरी में आ रही थी। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आंसर क्या है इसका? 3 कैटेगरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द करेक्ट ऑप्शंस। तो ये एक आपके पास मैंने साइकिल सा बनाया है, तो जिसमें पहला आपके पास है लो इनकम, देन है लो डिमांड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस भी हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे अपने प्रिपरेशन में। और ऐसे विशियस साइकिल और कोई भी अगर वर्चुअस साइकिल होता है तो उस पर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क, देन लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, लो इन्वेस्टमेंट एंड देन फर्दर इट लीड्स टू लो इनकम। अब लो डिमांड के बाद क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, लो मार्केट साइज, लो सप्लाई, लो सेविंग और लो जीडीपी।
तो अगर बात करें लो डिमांड के बाद क्या आ रहा है, तो लो डिमांड के बाद आ रहा है जी लो मार्केट साइज। लो मार्केट साइज होगा तभी लोग इन्वेस्टमेंट करने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको ऑब्वियस ही बात लगेगा मार्केट का साइज तो छोटा सा है, मार्केट में जो कंज्यूमर है वो तो है नहीं, अगर कंज्यूमर नहीं है तो प्रोड्यूसर आके क्या करेगा, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट क्या करेगा। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। A loss-making private firm will not waste resource by kept running despite the losses। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो कोई भी प्राइवेट फर्म अगर उनको लॉस होगा वो कभी नहीं कहेगी कि हम अपना जो बिजनेस है कंटिन्यू करें। जस्ट लाइक पब्लिक सेक्टर यूनिट जो कि लॉस पे लॉस हो रहा था बट वो कंटिन्यू थी, तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं, क्वाइट अ फ्यू ऑफ द पब्लिक सेक्टर फर्म्स वर ओरिजिनली प्राइवेट फर्म्स विच वर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर ड्यू टू लॉसेस। ये बात बिल्कुल सही है, कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर फर्म्स जो कि ओरिजिनली प्राइवेट फर्म्स थी और ये लॉस की कगार पे थी और बंद होने की कगार पे थी, उनको पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट किया गया था, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। बट असर्शन और रीजन, असर्शन को रीजन जो है वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो दोनों की दोनों बात बिल्कुल सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वाज ट्रेड कैटेगराइज्ड इन द फर्स्ट 7 प्लान। तो जो फर्स्ट 7 5-year प्लान्स आए थे उसमें हमारा जो ट्रेड था वो किस तरह से कैटेगराइज हुआ था। वाज इट आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी? नो। वाज इट बैलेंस ट्रेड स्ट्रेटजी? नो। वाज इट इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी? बिल्कुल सही है। तो 1990 तक अगर हम बात करें तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी पे ही फोकस किया गया था, जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को ज्यादा प्रमोशन किया गया था ताकि अपना फॉरेन एक्सचेंज वगैरह बचाया जा सके, और नन ऑफ दीज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 15 क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इंडस्ट्री चैप्टर के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।